हेलो एवरीवन, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आज हम बात करने जा रहे हैं एयर इंडिया फ्लाइट का जो क्रैश हुआ है उसके बारे में, जो कि 7 अगस्त को देर रात हुआ है। इसमें काफ़ी जाने गई, 18 लोगों की जाने गई है, पायलट और को पायलट के सहित। अगर आपको जानकारी होगी तो ये जो इमरजेंसी फ्लाइट चलती है इसके लिए आपको पहले रजिस्टर करवाना होता है गवर्नमेंट को, और फिर गवर्नमेंट आपको बताती है कि इस डेट पे आप इस फ्लाइट से जा सकते हैं। तो आप सोचिए कि जो लोगों ने रजिस्टर करवाया होगा इस फ्लाइट के लिए वो काफ़ी दिन से इस फ्लाइट का वेट कर रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं करवाया होगा वो शायद आज थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहे होंगे कि उन लोगों ने इस फ्लाइट को बोर्ड नहीं किया। तो ये तो खैर इस तरह की ये बहुत अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है। एविएशन इंडस्ट्री को तो हिला के रख ही दिया है इसने, बट कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस की ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए इस तरह की घटनाओं के बाद, जिसके लिए कि हमारी अथॉरिटीज़ हमेशा प्रेशर करती रहती है। डीजीसी वगैरह हम लोगों को हमेशा बोलते रहते हैं, हम लोगों के सेफ्टी ऑडिट्स हमेशा होते रहते हैं, बट फिर भी ह्यूमन एरर है, हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। तो हमको अब जो है सेफ्टी के बारे में काफ़ी सोचना होगा, क्योंकि इस तरह के एक्सीडेंट इंसिडेंट अगर हमारे एविएशन इंडस्ट्री में स्पेशली इन इंडिया अगर बढ़ते चले जाएंगे, सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया और aviation, not even for India. We should think of on the bigger perspective, we should think of aviation also. We should think of human loss, human lives which has lost in this accident. So now let's see DGC क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और वो इसके बाद क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालते हैं, क्योंकि मैंगलोर के बाद ये फिर से उसी तरह की एक घटना है जो फिर से हो गई है हमारे एविएशन इंडस्ट्री में, जो कि एक काला दिन माना जाएगा आज के बाद। तो पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे दूं कि ये 191 पैसेंजर्स इसमें सवार थे और एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये फ्लाइट थी जो कि A737 एयरक्राफ्ट था। और ये जो कि इमरजेंसी फ्लाइट्स होती है जो अभी फ़िलहाल चालू करी है गवर्नमेंट ने हमारे कोविड में जो परेशान है कोरोना वायरस के कारण, कोविड में जो दूसरे देशों में फंसे हुए लोग हैं, ये फ्लाइट वो फ्लाइट थी। ये दुबई से कालीकट जा रही थी और कालीकट में लैंड करने के टाइम पे ये हादसा हुआ है। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। रनवे के बारे में पता किया तो कालीकट रनवे जो है वो टेबल टॉप रनवे है। टेबल टॉप इन द सेंस कि जो रनवे टेबल टाइप का बना हुआ होता है, टेबल नुमा बना होता है। तो इस साइड से जो तीनों साइड से वो जो रनवे था वो हिल पे था। तो जब भी एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो थोड़ी सी रिस्क तो रहती है, बट क्योंकि एयरक्राफ्ट की ब्रेकिंग स्पीड और रनवे की जो लेंथ है वो काफ़ी ठीक है, जो मैंने पता किया तो 9000 फीट है जो लेंथ, तो काफ़ी ठीक है। क्योंकि डीजीसीए ने 7000 फीट की रनवे तक को कैटेगरी में रखा है शॉर्ट रनवे। उसके बाद जो भी रनवे है वो नॉर्मल रनवेज की कैटेगरी में आते हैं। तो ये रनवे नॉर्मल रनवे था, बट उस दिन की जो वेदर कंडीशंस थी वो काफ़ी ख़राब थी और नॉर्मली जो एयरक्राफ्ट है वो टेल विंड में कभी भी लैंड नहीं करता है। उस दिन टेल विंड थी, टेल विंड इन द सेंस कि जब विंड एयरक्राफ्ट जब लैंड करता है तो विंड इस तरह से हिट करती है तो उसको ब्रेकेज में हेल्प मिलती है, बट उस दिन विंड इस साइड से थी तो विंड भी सपोर्ट कर रही थी कि स्पीड ब्रेक ना हो एयरक्राफ्ट की। तो पायलट काफ़ी सीनियर पायलट थे हमारे, दीपक साठे सर, जो कि टेस्ट पायलट भी रह चुके हैं, जिसकी कैपेबिलिटी पे आप डाउट नहीं कर सकते। टेस्ट पायलट्स जो होते हैं इंडियन एयरफोर्स में काफ़ी बड़ा दर्जा दिया जाता है, जिनको काफ़ी स्पेशल ट्रेन्ड पायलट्स होते हैं। तो दीपक साठे सर थे और एक अखिलेश कुमार जो थे को पायलट थे। उन्होंने काफ़ी सूझबूझ के साथ, जो कि हम अभी ब्लैक बॉक्स रिकवर हो गया है, ब्लैक बॉक्स में आपको बता दूं जिसके अंदर की फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR और CVR होता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उसके जरिए से और जानकारी निकलेगी और कुछ दिनों में हमारे पास DGCA की मदद से काफ़ी और जानकारियां भी होगी। पर आज जो जितनी जानकारी हमको मिली है उसके जरिए हम आपको बताते हैं कि जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है उसमें फ्लाइट में क्या उस समय पे क्या सारी पैरामीटर्स रही होंगी वो पता चलेगी, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से आपको पता चलेगा कि कॉकपिट में वो दोनों पायलटों के बीच में क्या बात उस लास्ट मोमेंट पे हुई है, लास्ट 30 मिनट्स में। और वेदर ख़राब होने के कारण और वो एयरक्राफ्ट जब आके लैंड किया
तो वो रनवे ओवरशूट कर गया। रनवे ओवरशूट मतलब रनवे के बाहर निकल गया और फ्यूजलेज 2 टुकड़ों में टूट गई। तो ये जो फ्लाइट थी, रनवे तो शॉर्ट थोड़ा था ही, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे क्योंकि 7000 के ऊपर ही था, बट फिर भी क्योंकि जब हैवी विंड थी, लो विजिबिलिटी थी और हैवी रेन थी, तो मे बी ये एयरक्राफ्ट स्किड कर गया होगा रनवे के ऊपर और ब्रेकेज प्रॉपर अप्लाई नहीं हुआ होगा। उसके कारण इट हैज़ ब्रोकन इनटू 2 फ्यूजलेज जो उसकी होती है, मेन बॉडी जिसको कहा जाता है, वो 2 टुकड़ों में टूट गई लैंड होने के बाद। पायलट की काफ़ी समझदारी रही, जितना कि हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोगों को जानकारी मिल रही है, हम जितना एनालिसिस कर पा रहे हैं, पायलट्स ने काफ़ी सूझबूझ के साथ एक बार पायलट ने लैंड करने की ट्राई की, बट उनको लगा कि वेदर कंडीशंस आर नॉट सपोर्टिंग एंड शायद उनको ये भी लगा होगा कि फ्यूल बहुत ज़्यादा है, अगर हम स्किड करते हैं तो आग लगने का डर होगा। तो उन्होंने एक गो अराउंड किया, जो कि हवा में एयरक्राफ्ट को घुमाया जाता है, गो अराउंड उस टर्म को कहा जाता है। उसके बाद हम सेकेंड अटेम्प्ट करते हैं लैंडिंग के लिए। तो उन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट किया क्योंकि मुझे लगता है एटीसी का निर्देश था कि आपको लैंड वहीं करना है और उनके पास इनफ फ्यूल भी नहीं होगा आसपास के एयरपोर्ट पे एयरक्राफ्ट को उतारने के लिए। तो उन्होंने जो थोड़ा बहुत भी जो बचा हुआ फ्यूल था उसको उन्होंने गो अराउंड करके ख़त्म किया और उसके बाद एयरक्राफ्ट को लैंड करवाया, जितना कि हम देख पा रहे हैं। तो उससे उनकी सूझबूझ के कारण काफ़ी जानें बच गई, क्योंकि अगर वो एयरक्राफ्ट फ्यूल के साथ लैंड करता तो आई बिलीव उसमें आग लग गई होती और जो जानें बची हैं वो भी नहीं बच पाती। तो पायलट की तो काफ़ी समझदारी रही है इसमें, प्लस जो भी कह सकते हैं, भगवान ने जिसकी लिखी थी, जिसको बचाना था उसको बचाया है। पर ये जो एविएशन का नुकसान हुआ है ये काफ़ी दुखद है और जो जाने गई हैं उनके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, रेस्ट इन पीस की उम्मीद करते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अभी तक जो जानकारी मिली है वो यही है। और क्योंकि एयरक्राफ्ट 14 साल पुराना बताया जा रहा है, 14 ईयर्स ओल्ड था, तो डीजीसीए के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है उसके अकॉर्डिंग 25 ईयर्स तक एयरक्राफ्ट को एज्ड एयरक्राफ्ट नहीं कहा जाता है। 25 के बाद 25 ईयर्स तक उसको नॉर्मल कैटेगरी में रखा जाता है। फिर उसको जो 25 के बाद जो ओल्ड एयरक्राफ्ट हो जाते हैं, दे कम्स इनटू एज्ड एयरक्राफ्ट कैटेगरी। तो एयरक्राफ्ट भी इतना कोई पुराना नहीं था, क्योंकि लोग अटकलें लगा रहे हैं कि एयरक्राफ्ट पुराना था या गवर्नमेंट ने टेक केयर नहीं किया होगा, या कई लोग तो पायलट्स को ब्लेम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, एक्चुअली एक्सीडेंट था जो हो गया, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं सिर्फ। एंड आई कैन से पायलट हैज़ मेड अ गुड अटेम्प्ट टू सेव एज मेनी एज लाइफ्स एज ही कैन, बट अनफॉर्चुनेटली 18 लाइफ्स जो हैं वो चली गई हैं और नुकसान हम लोगों को हो गया है। एविएशन इंडस्ट्री में काला दिन कहा जाएगा, क्योंकि इस तरह के एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक रीसा होता है, रनवे एंड सेफ्टी एरिया, वो वहाँ पे होना चाहिए था, जो कि थोड़ी सी शायद हम कह सकते हैं कि वेदर कंडीशंस ख़राब होने के कारण थोड़ा सा एटीसी को भी थोड़ा सा पता नहीं उन्होंने क्या उस वक्त निर्देश दिए हैं, क्योंकि अभी हमको तो पता नहीं है, बट एटीसी ने मना करना चाहिए था कि आप लैंड मत करिए यहाँ पे। और सेकेंडली कि जो रेसा है सेफ्टी वाइज वो ज़रूर होना चाहिए, रनवे के एंड में सेफ्टी एरिया ज़रूर होना चाहिए इस तरह के छोटे रनवेज के लिए, क्योंकि छोटे प्लस टेबल टॉप जो है वो काफ़ी रिस्की हो जाता है एक पायलट के लिए लैंड करवाने के लिए, और वो भी स्पेशली नॉट इन नॉर्मल डेज बट स्पेशली इन सच वेदर, जो कि परसों रहा होगा था। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप उनकी आत्मा के लिए प्रे करेंगे और रेस्ट इन पीस एंड थैंक यू सो मच। आज का व्लॉग इसी पर था, यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।